ओके, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज शुभम उपाध्याय, आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ जुडिशरी गोल्ड एंड we are back with this series of 250 plus most important judgment for any judicial service examination. In this part, we are going to discuss about Code of Criminal Procedure Part 1. So, एक चीज समझ लेना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, wherein I'll be dealing with multiple number of cases which are important for you in CrPC. Now what happens is students के साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो जाती है कि वो लोग IPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सारे लॉज में, टीपीए में, इन सारे लॉज में क्या करते हैं, इन सारे लॉज में उनका एक सेट ऑफ लीगल जजमेंट्स प्रिपेयर्ड होता है, लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन सीआरपीसी एंड सीपीसी में थोड़ा सा वो मात खा जाते हैं। फिर जब मेंस एग्जामिनेशन में या फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो या तो उसे मार्क नहीं कर पाते या फिर लिख नहीं पाते। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू राइट द करेक्ट जजमेंट एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, we are here with this video on CrPC part 1. So without wasting any time, let's just get started right away with the list of cases. As you can see on your screen, the first list, obviously, Sharad Hiru, Gagan Kumar, Gokarao, Arnesh Kumar, Joginder Kumar, Sheila Barse, Arnesh Kumar 2 बार आएगा, मानव अधिकार 2 बार आएगा, वेलुस्वामी का केस है, there are multiple number of cases, and here is the सेकेंड लिस्ट। ओके, सो इन सारे केसेस से हम लोग आज डील करने वाले हैं, बट छोटे छोटे से केसेस हैं, इनके बैकग्राउंड को या रादर इनकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में जाने की हमें जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप सीआरपीसी में कोई भी आंसर लिख रहे होते हैं, इट इज बेटर दैट यू स्टिक टू द रेशियो डेसिडेंडा एंड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। फर्स्ट केस है शरद हीरू कोलंबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, दैट इज विच टॉक्स अबाउट द डिफॉल्ट सेंटेंस एंड द सब्सटैंटिव सेंटेंस। तो पहले ही ये चीज समझ लो कि सब्सटैंटिव सेंटेंस और डिफॉल्ट सेंटेंस में फर्क क्या होता है। सब्सटैंटिव सेंटेंस का मतलब है वो सेंटेंस जो कि आपको बाय डिफॉल्ट पनिशमेंट में दिया गया है। मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए जेल भेजना है, सो आपका इंप्रिजनमेंट पीरियड इज 1 ईयर। ठीक, दैट इज योर सब्सटैंटिव सेंटेंस। अगर इसके साथ साथ में मैंने आपको कहा कि आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको 3 महीने की जेल होगी या फिर 4 महीने का, 6 महीने का आपको इंप्रिजनमेंट होगा। ठीक, सो इसमें जो 1 साल का टर्म है, द ओरिजिनल टर्म, दैट इज द सब्सटैंटिव सेंटेंस। एंड अगर आप 10,000 का डिफॉल्ट अमाउंट या रादर 10,000 का फाइन अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं तो उसके एवज में जो भी पैसा या रादर जो भी इंप्रिजनमेंट आपको झेलनी पड़ेगी, वो इंप्रिजनमेंट या वो सेंटेंस कहलाता है default sentence. So what does it say? It says default sentence must be in excess of or in addition to the substantive sentence. मतलब कि देखो इस चीज को समझना, अगर डिफॉल्ट सेंटेंस या और सब्सटैंटिव सेंटेंस ये दोनों अगर साथ में वर्क करेंगे, अगर ये साथ में रन करेंगे कि भाई 1 ही साल का आपका सब्सटैंटिव सेंटेंस है, अगर आप फाइन नहीं दे पाए तो आपका 1 ही साल के अंदर अंदर 2 महीने का डिफॉल्ट सेंटेंस जो है वो भी कट जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो कोई व्यक्ति फाइन क्यों देगा? सिंपल सी बात है ना। तब तो अगर डिफॉल्ट सेंटेंस सब्सटैंटिव सेंटेंस के साथ ही रन करेगा, कॉन्करेंटली ही रन करेगा, तो फिर हु इज गोइंग टू पे द फाइन? सो व्हाट इज सेड इन शरद हीरूज केसेस कि अगर आपने डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ फाइन में, तो आपका जो सेंटेंस होगा, डिफॉल्ट सेंटेंस होगा, वो आपके ओरिजिनल सब्सटैंटिव सेंटेंस के बाद से उसके एडिशन में शुरू होगा। ठीक, सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जहां से अपराधियों की सोच जहां पे आके रुकती है, वहां से कोर्ट की शुरू होती है। ठीक है, सो ज्यादा शाणपत्ती वर्क नहीं करती। फर्दर, कॉन्करेंट रनिंग ऑफ डिफॉल्ट सेंटेंस इंटर से और विद सब्सटैंटिव सेंटेंस इज नॉट परमिसेबल। रीजन क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी उसी के बारे में बात करता है। इट सेज दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज अ मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफाई वेदर sentences awarded to an accused convicted for 2 or more offenses would run concurrently or consecutively. अब देखो ये चीज आपको पहले ही बतानी पड़ती है जब कोई भी जो जज होते हैं, जब कोई भी मजिस्ट्रेट होते हैं,
जुडिशरी जब कोई भी एक सेंटेंस देती है, दो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाएंगे। अब ये दोनों सेंटेंसेस साथ में रन करेंगे या एक सेंटेंस खत्म होने के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, ये बनता है कॉन्करेंट या फिर सब कॉन्करेंट या फिर कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस। देखो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने एक फॉरगेटेबल मूवी देखी होगी या शायद ना भी देखी हो, हैप्पी न्यू ईयर, फराह खान की मूवी है। इसमें कुछ गुंडे जो होते हैं वो इस टीम को, जो वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में जाने वाली होती है, उससे लड़ाई करते हैं। तो दो लोग इन गुंडों को पीटते हैं। पहले होते हैं हमारे सोनू सूद भैया, दूसरे हमारे शाहरुख खान। चार्ली नाम उन पे सूट नहीं करता। ये दोनों लोग मिलकर के गुंडों को मारते हैं। अब मान लो कि अगर गुंडों को पनिशमेंट मिल रही है और दोनों हीरो गुंडों को साथ में मिलके मारे, तो इस टाइम पे एक ही साथ पनिशमेंट पूरी हो गई। लेकिन अगर हमारे चार्ली भैया, हमारे शाहरुख खान साहब बोले कि जैग मामू, सोनू सूद, आप पहले गुंडों को मार लीजिए, जब आप थक जाए आप बैठ जाइएगा, आराम कीजिएगा, फिर मैं जाऊंगा और मैं जाके गुंडों को पीटूंगा। ठीक, पहली कंडीशन क्या थी? दैट इज कॉन्करेंट रनिंग ऑफ द सेंटेंस। पनिशमेंट साथ में चल रही है, दोनों पनिशमेंट साथ में मिल रही है। और सब्सीक्वेंट मतलब एक पनिशमेंट ऑफेंस की पहले हो गई, वो खत्म हो गई, उसके बाद दूसरे ऑफेंस की पनिशमेंट शुरू हुई। सो ये चीज कोर्ट को बाय डिफॉल्ट सेंटेंस में प्रोवाइड करनी चाहिए, ऑपरेटिव पैरा में मेंशन होनी चाहिए कि ये सेंटेंस जो है, दो ऑफेंसेस के अलग अलग सेंटेंस, ये कॉन्करेंटली रन करेंगे या फिर सबसीक्वेंटली, ठीक, कॉन्सिक्यूटिवली। नेक्स्ट केस लॉ पे चलते हैं, दैट इज गोकराव वर्सेस रंगाराजू। जजमेंट्स प्रोनाउंस्ड बाय सेशन जज कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट हिज अपॉइंटमेंट वाज सबसीक्वेंटली हेल्ड टू बी इनवैलिड। ये चीज कई बार हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि क्या अगर किसी सेशन जज का अपॉइंटमेंट क्वेश्चन में है या इनवैलिडेट हो जाता है, तो क्या उनके द्वारा दी हुई कोई जजमेंट भी इसी ग्राउंड पे चैलेंज हो सकती है? द आंसर इज नो, प्रोवाइडेड इन गोकराव वर्सेस रंगाराजू's केस। ठीक, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। सोशल एक्शन फोरम मानवाधिकार एंड अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस entire image. Now let's have a look at it. What does it say? The law of arrest is one of balancing individuals' rights, liberties, and privileges on one hand, and individual duties, obligations, and responsibilities on the other hand. ठीक, इसका मतलब क्या? जब आप लॉ ऑफ अरेस्ट को देखते हो, लॉ ऑफ अरेस्ट डायरेक्टली स्टैंड्स इन कॉन्ट्रडिक्शन टू आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। सीधा हिसाब, आर्टिकल 19 का तुम्हारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट खत्म, आर्टिकल 21 का तुम्हारा राइट टू प्राइवेसी खत्म। ठीक, या जो भी आप एक फंडामेंटल राइट एंजॉय करते हैं वो डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्शन में आती है विद योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेस्ट। ठीक, या लॉ ऑफ अरेस्ट। तो बेसिकली लॉ ऑफ अरेस्ट को जज करते टाइम या उसे डिसाइड करते टाइम या अरेस्ट के प्रोविजंस के एप्लीकेशन के दौरान यह चीज देखी जाती है कि आप कैसे बैलेंस करेंगे किसी व्यक्ति के प्रिविलेजेस को, उसकी राइट्स को और उसकी ड्यूटीज को टुवर्ड्स द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फर्दर क्या बोलता है? नो अरेस्ट कैन बी मेड इन अ रूटीन मैनर ऑन अ मियर एप्लीकेशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस मेड अगेंस्ट अ पर्सन। भाई सिंपल सा हिसाब है, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक एक्स पर्सन ने, ठीक है, किसी एक एक्स पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई से टू यू माय नेम इज मिस्टर अय्यर फ्रॉम द वेब सीरीज सनफ्लावर, एंड मैं कहूं कि ये जो ऑफेंस है मर्डर राज कपूर साहब का, ये किया है हमारे सोनू सिंह भाई साहब ने, यानी सुनील ग्रोवर जी ने। मेरे कहे पे आप चले जाएंगे क्या? मेरे कहे पे आप मान लेंगे क्या? नहीं। जब कोई अरेस्ट होता है तो नो अरेस्ट कैन बी मेड इन अ रूटीन मैनर मियरली ऑन द बेसिस ऑफ एन एलिगेशन, क्योंकि एक फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है। यह जरूरी होता है पता लगाना कि वेदर द एलिगेशन मेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन हु हैज टू बी अरेस्टेड इज एक्चुअली अ सस्पेक्ट ऑफ द केस और इन द केस और नॉट। Third is no arrest should be made without reasonable satisfaction reached after some investigation as to the genuineness and bona fideness of a complaint and a reasonable belief both as the person's complicity and even so as to the need to effect the arrest. आपको यह देखना होता है कि भैया जो कंप्लेंट आई है वो बोनाफाइड है कि नहीं है, वो जेन्युइन सत्य है कि नहीं है, और इसके साथ साथ आपको यह भी देखना होता है कि क्या उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की जरूरत है। इज द पर्सन इन्वॉल्वमेंट सो इम्प्लिसिट और अदर कंप्लिसिट इन द केस दैट हिज अरेस्ट इज नीडेड, इट इज रिक्वायर्ड।
until and unless something like this is established, तब तक उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब अरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि राह चलते आपने कहा कि भैया ये व्यक्ति है, इसने ऑफेंस किया, जाके इसे अरेस्ट कर लो, ऐसे नहीं होता। आपने कह दिया और हमने मान लिया, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है। जो पर्सन है जिस पे एलिगेशन लगाया गया है उसका आपको टेस्ट करना होता है, वेदर ही इज कंप्लिसिट और नॉट, कंप्लेंट सही है, जेन्युइन है कि नहीं है, एंड everything else. Next is a person accused of offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years or with fine cannot be arrested by the police unless conditions mentioned in section 41(1)(b) have been fulfilled. तो ये डायरेक्टली आप अरेस्ट के सेक्शन से ही डिराइव कर सकते हैं। Do take the screenshot. Moving further, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार, ये बात करता है कस्टडी और अरेस्ट के डिफरेंस के बीच की। आप देखो बहुत ध्यान से समझना, अरेस्ट का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की जो राइट ऑफ मूवमेंट है उसको खत्म कर देना। कस्टडी का मतलब है उस व्यक्ति को एक रेस्ट्रिक्शन में रखना। फर्क समझ में आया? आप लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कोई एक व्यक्ति है जो कि जा रहा है, ठीक है, लेट्स से फॉर अच्छा चलो सीधे जा रहा है, ये व्यक्ति है जो कि सीधे चल के जा रहा है, मैं इसको रोक लूं, पकड़ लूं, दिस इज अरेस्ट, ठीक। और उसके बाद ये मेरी गिरफ्त में है, दिस इज कस्टडी, ठीक। सो दिनेश कुमार क्या बोलता है इस केस में, कस्टडी एंड अरेस्ट आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स, इन एवरी अरेस्ट देयर इज कस्टडी। भाई जब किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करोगे तो आप उसे अपनी गिरफ्त में लोगे, आप उसे कस्टडी में रखोगे, बट नॉट वाइस वर्सा। हर बार एक कस्टडी अरेस्ट से ही आई हो ये जरूरी नहीं होगी। भाई सिंपल सा हिसाब है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई एक ऑफेंस किया, ऑफेंस करके वो जाकर के बैठ गया हमारे लेट्स से फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस स्टेशन में जाकर के वो व्यक्ति बैठ गया, ठीक। अब ऐसे केस में होता क्या है, ऐसे केस में व्यक्ति खुद आया है अपने आप को सरेंडर करने के लिए, तब वो व्यक्ति कहां गया, कस्टडी में गया। एग्जाम्पल से समझो ना, मेला मूवी देखी होगी, फॉरगेटेबल मूवी, यस, हमारी ट्विंकल खन्ना की, यस, उसमें जो डाकू रहता है गुज्जर सिंह, अब गुज्जर सिंह मान लीजिए कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं क्यूट, हमारे ये जॉनी लीवर भाई साहब, उनके पास जाकर के बोले कि सुनिए भैया हमने मर्डर किया है और हम सरेंडर कर रहे हैं, दिस इज नो अरेस्ट, दिस इज बेसिकली अ सरेंडर लीडिंग टू द कस्टडी। वही चीज आगे लिखी भी है, कस्टडी may amount to arrest in certain cases but not in all cases. Custody in physical control is physical control or presence of accused in court coupled with submission to the jurisdiction of the court. A person can be in custody when police arrest him or when he surrenders before the court. अगर कोई व्यक्ति खुद ही आकर के सबमिशन दे रहा है, खुद ही आकर के सरेंडर कर दे रहा है कि भैया हाँ गोली मत चलाना, हमने ऑफेंस किया है, in this condition it will tantamount to custody, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको अरेस्ट पे कोई आंसर लिखना है तो आपको जोगिंदर कुमार के केस को इंक्लूड करना है बाय डिफॉल्ट। व्हाट डज इट से, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड अरेस्ट ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन आर टू डिफरेंट थिंग्स। इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट merely बिकॉज एफआईआर इज रजिस्टर्ड द अक्यूज्ड कैन बी अरेस्टेड। भाई मात्र एफआईआर रजिस्टर होना अरेस्ट का एक चाबी नहीं बन जाता, इट डजंट, द एफआईआर डजंट बिकम अ की to unlock the law of arrest in itself. So FIR just puts the criminal justice in motion. इसका डायरेक्टली अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। FIR अलग चीज है एंड आपका अरेस्ट अलग चीज है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस is Sheila Barse versus State of Maharashtra. Again a very important case which you need to include in your answer. It was held that accused person must be informed by magistrate about his right to be medically examined. अगर कोई व्यक्ति एक अक्यूज पर्सन है तो जो मजिस्ट्रेट है उनकी ये ड्यूटी होगी उस व्यक्ति को बताएं कि आपके पास राइट टू मेडिकली एग्जामिन है। जनरली सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में या फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के केस में या रेगुलर वायलेंस के केसेस जो भी होते हैं वहां पे मजिस्ट्रेट साहब की ये ड्यूटी होती है कि वो उस अक्यूज पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसे बताएं कि आपके पास ये अधिकार है कि आप खुद को मेडिकली एग्जामिन करवा सकते हो। हेल्ड इन द केस ऑफ शीला बार्से। नेक्स्ट इज अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में लीगल टेररिज्म भी बोला गया था 498A के लिए। बहुत सी टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी कि 498A द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूएल्टी इन आईपीसी
is not used as a shield, but rather it is misused as a sword. काफी सारी चीजें fundamentally provide की गई थी in the case of Arnesh Kumar. The one of the most important judgments, if you are writing any answer related to 498A, related to anticipatory bail, related to arrest, related to general bail, related to in terms of arrest as a whole question, आपको अरनेश कुमार को include करना है अपने आंसर में. So what does it say? Police officers were directed not to automatically arrest where a case is registered under section 498A, क्योंकि non bailable nature का था, इसीलिए further, and also in cases where offense is punishable with imprisonment of a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, यानी 7 साल और उससे कम के मामलों में डायरेक्टली उठा करके आपको अरेस्ट नहीं करना है. आपको पहले ये चीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, इस कंसाइंस को पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या इस मामले में एक्चुअली उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए. They have to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down in section 41 of CrPC. It was also provided in Arnesh Kumar versus State of Bihar कि अगर until and unless the police is satisfied that in the case related to section 498A, the person or the persons involved or alleged to be involved are supposed to be arrested and they have a prima facie involvement in the cruelty as is alleged by the victim, until and unless something like that established, the people will not be arrested by the police officers. यानी कि preliminary investigation जरूरी है, कंपलसरी हो जाता है ऐसे केसेस में. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं. इंदर मोहन गोस्वामी का केस है. यस, इंदर मोहन गोस्वामी, यहां पे भी नॉन बेलेबल वारंट से डील किया जा रहा है. क्या केस है? अरेस्ट एंड imprisonment means deprivation of the most precious right of an individual. Already देख चुके हैं. Therefore, the courts have to be extremely careful before issuing non-bailable warrants. यहाँ पे available लिखा है. Non-bailable warrants issue करने से पहले कोर्ट्स को भी सोचना होगा, इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि क्या नॉन बेलेबल वारंट इशू करना चाहिए, क्योंकि अरेस्ट का मतलब है या फिर इंप्रिजनमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति के मोस्ट प्रेशियस राइट मतलब फ्रीडम, प्राइवेसी, वो सारी चीजें आप खींच लेते हो जब आप नॉन बेलेबल वारंट इशू करते हो, क्योंकि तब व्यक्ति को बेल नहीं मिल सकती. फर्दर, जस्ट एज लिबर्टी इज प्रेशियस फॉर एन इंडिविजुअल, सो इज द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन बेलेबल वारंट्स को इशू नहीं किया जाएगा. जैसे लिबर्टी किसी व्यक्ति की इंपॉर्टेंट है, वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना जरूरी है. So these two have to be balanced, and this balance has to be established by the court's order, whether or not it is required to give a non-bailable warrant. Yes. नेक्स्ट चलते हैं नानक चंद्र वर्सेस चंद्रकिशोर पे. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोई भी आंसर लिखो अपना मेंटेनेंस से रिलेटेड, इंक्लूड करिएगा इस क्वेश्चन, इस केस लॉ को. नानक चंद्र वर्सेस चंद्रकिशोर क्या बोलता है? Provisions contained in section 125 to 128 are applicable to all persons belonging to all religions and have no relationship with personal law of the parties. यानी कि ये पूरा जो सेक्शन है, this is the best section to relate with UCC, that is section article 144 यूनिफॉर्म सिविल कोड. शाहबानो केस कई बार यहां से रिलेट किया जाता है, लेकिन शाहबानो के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि लोग मिस आउट कर देते हैं, दैट इज नानक चंद. सो अगर 125 पे आपको कभी भी आंसर लिखना पड़े मेंस एग्जामिनेशन में, आपसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नानक चंद हैज टू बी इंक्लूडेड बिकॉज इट एक्चुअली सेज दैट दिस लॉ इज broadly, this law is religion neutral. That's it. Religion, race, sect, इससे कोई लेना देना नहीं है. This is a free law in itself and ये किसी भी फैमिली लॉ के द्वारा बंधा नहीं हुआ है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. डॉक्टर स्वप्न कुमार बनर्जी का केस है. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया था that a wife who has been divorced by the husband, ध्यान से पढ़िएगा, wife who has been divorced by the husband on the ground that the wife has deserted him, ठीक, is entitled to claim maintenance under section 125 CrPC. अब अगर आप सोचेंगे कि भैया अगर वाइफ ने डेजर्शन कर दिया है, ठीक, वाइफ ने अपने पति को त्याग दिया है, ठीक है भैया, पति पत्नी में नोकझोंक हुई, नोकझोंक क्या हुई, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, वाइफ ने सोचा कि हम हमारे पति को त्याग देंगे, इन्होंने डेजर्शन कर दिया, अपने पति का त्याग कर दिया, ठीक. अब त्याग कर दिया, उनसे बहुत दूर रह रही हैं. ऐसी कंडीशन में हुआ ये कि अगर हस्बैंड से वो क्लेम करना चाहे मेंटेनेंस एंड डेजर्शन का, उनके पास एक वैलिड ग्राउंड है, जस्टिफाइड ग्राउंड है, क्योंकि ये चीज आपको सेक्शन 125 में भी लगी कि अगर आप अनजस्टिफाइड रीजन की वजह से या बिना रीजनेबल ग्राउंड के अगर आप दूर रह रहे हैं अपने
अपने पार्टनर से, तो उस कंडीशन में स्पाउस से, तो फिर उस कंडीशन में आपका मेंटेनेंस नहीं बनता। लेकिन वही चीज स्वप्न कुमार बनर्जी में होल्ड की गई थी कि भैया ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डिजर्शन हो रहा है तो भी कोर्ट ऑफ लॉ मेंटेनेंस देने से पहले ये कंसिडर करेगी कि सिर्फ डिजर्शन के बेसिस पे अगर डिवोर्स हुआ है तो डिजर्शन क्यों दिया गया, क्यों डिजर्शन का एक रास्ता अपनाया था वाइफ ने इन ऑर्डर टू क्लेम डिवोर्स, और व्हाई वाज डिजर्शन डन एंड व्हाई द पर्सन हैड टू गिव डिवोर्स टू हिज वाइफ। उसका रीजन देखेंगे, अगर रीजन रीजनेबल होगा तो फिर वहां पे 125 का एप्लीकेशन लगेगा एंड द मैन, द हस्बैंड और द एक्स हस्बैंड विल डेफिनेटली हैव टू गिव सर्टेन मेंटेनेंस टू द वाइफ। नेक्स्ट चलते हैं वेलुस्वामी वर्सेस पच्छाईमल पे। अच्छा देखो, ये वाला जो केस है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस फॉर द करेंट जनरेशन। करेंट जनरेशन जो अभी मैरिज प्लान करते हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप्स प्लान करते हैं या सच रिलेशनशिप्स प्लान कर रहे हैं विच आर इक्विवेलेंट टू मैरिज। आपने लुक्का छुपी मूवी देखी होगी कार्तिक आर्यन एंड कृति सनन की। दिस इज व्हाट यू नीड टू रीड और रिमेंबर इन कॉन्टेक्स्ट टू लुक्का छुपी। ठीक, देखिए, woman who is in marriage like relationship though not legally married can claim maintenance। वेलुस्वामी में आपको बता दिया गया कि अगर कोई जो वुमन है वो मैरिज लाइक रिलेशनशिप में है ऑल्दो नॉट मैरिड, तो भी उनका क्लेम का मेंटेनेंस का क्लेम बनेगा। द कोर्ट हेल्ड दैट नॉट ऑल लिव इन रिलेशनशिप्स विल अमाउंट टू रिलेशनशिप्स इन नेचर ऑफ मैरिज। ऑब्वियसली सारे लिव इन रिलेशनशिप्स को आप मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे, लेकिन relationships in nature of marriage must fulfill the condition that the couple must hold themselves out to society as akin to spouses। ठीक, यानी कि पूरी सोसाइटी में क्या जानकारी होगी, पूरी सोसाइटी में क्या इंफॉर्मेशन होगी कि ये जो दो लोग रह रहे हैं ये पति पत्नी की तरह ही रह रहे हैं। लुका छुपी मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें ये जो एक कपल रहता है जो लिव इन में रहने जाता है, झांसी जाता है या ग्वालियर जबलपुर कहीं पे रहने जाता है, वहां पे रहते हुए वो पूरी सोसाइटी में ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा शो करते हैं कि हम मैरिड हैं। ठीक, तो अगर कोई एक ऐसा कपल है जो कि सोसाइटी में ये शो कर रहा है दैट दे आर मैरिड, दैट दे आर अंडर मैट्रिमनी, तो फिर उस कंडीशन में द वाइफ, द स्पाउस कैन क्लेम मेंटेनेंस इन दिस केस। नेक्स्ट चलते हैं विजय मनोहर वर्सेस काशी राव राजाराम पे। सिंपल सा केस है, इसमें ये बोला गया है दैट डॉटर्स वेदर मैरिड और नॉट वुड आल्सो बी लायबल टू पे मेंटेनेंस। क्योंकि टर्म क्या यूज हुआ है, मैन वर्ड यूज होता है जनरली मेंटेनेंस के क्लेम्स के साथ, लेकिन अगर आप देखें सेक्शन 125 को रीड करेंगे तो वहां पे वाइफ वर्ड यूज हुआ है, चिल्ड्रन वर्ड यूज हुआ है एंड पेरेंट वर्ड भी यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा वाला हिसाब होता है ना कि पापा मरे अंधेरे में और बेटा पावर हाउस, ऐसा वाला हिसाब नहीं चलेगा। सीधा है, अगर आप सन है चाहे डॉटर है, डॉटर मैरिड है चाहे अनमैरिड है, यू विल हैव, if you have sufficient means and you are neglecting, refusing, ignoring to maintain your parents, you will be liable under section 125 to maintain your parents। आप अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होंगे। नेक्स्ट कमला वर्सेस एमआर मोहन का केस है, सीधा सिंपल सा बहुत ये केस है, दैट इज फॉर फुलफिलिंग ट्रू स्पिरिट। ठीक, फॉर फुलफिलिंग ट्रू स्पिरिट ऑफ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज मतलब एकदम मैरिज सर्टिफिकेट आपको लाना पड़े, आपको सारी इमेजेस पिक्चर्स दिखानी पड़े, आपका जो आपका प्री वेडिंग शूट था वो आपको दिखाना पड़े, आपका जो पोस्ट वेडिंग शूट था वो आपको दिखाना पड़े। तो स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज जैसी कोई चीज नहीं मांगी जाती है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सेक्शन 125। लॉन्ग कोहैबिटेशन बिटवीन वुमन एंड मैन may lead to presumption of marriage entitling maintenance for women and children born to them. This presumption is a rebuttable presumption though। Next, Reema Salkan versus Sumer Singh Salkan in deciding the quantum of maintenance of wife under section 125 CrPC। ठीक है, the wife is entitled in law, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से देखिएगा, 2019 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The wife is entitled to law in law to lead a life। देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर इसे अंडरलाइन कीजिएगा। The wife is entitled in law to lead life in a similar manner as she should have lived in the house with her husband। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया या दोनों अलग रह रहे हैं तो हस्बैंड कहेंगे कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, अब तो तुम हमसे सिर्फ सब्सटेनेंस अलाउंस ही पाओगे, सस्टेनेंस अलाउंस ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, बस रोटी कपड़ा मकान का तुम्हारा जैसे तैसे हल्का फुल्का इंतजाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है जैसे आप पतिदेव के साथ रहती वैसे ही पूरा अधिकार है आपको कि आप मेंटेनेंस क्लेम कर सके। ठीक,
सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो कई हाई कोर्ट्स ऐसे भी हैं जो कि मेंटेनेंस हस्बैंड्स को या जो मैन है इस मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में उनको भी अलाउ करते हैं, ठीक। बट व्हाट इज नीड टू बी कंसिडर्ड हियर इज कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है और ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो आप बेर मिनिमम मेंटेनेंस देके बच नहीं सकते। अब ऋतिक रोशन और सुजैन खान, पहले रोशन थी, इनका जब तक डिवोर्स नहीं हुआ था तो सब कुछ लवी डवी चल रहा था। डिवोर्स हो गया तो एलिमनी हुई थी, हालांकि मेंटेनेंस का केस नहीं है, 200 करोड़ की एलिमनी दी गई थी सुजैन भाभी को। लेकिन यहां पे भी समझने वाली चीज क्या थी कि अगर इस पूरे सिनेरियो में आप मेंटेनेंस देखें तो जिस लेवल पे या जिस हिसाब से ऋतिक भैया अभी तक सुजैन भाभी को रख रहे थे उसी हिसाब से क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। मतलब अभी तक लेट्स से फॉर एग्जांपल वो गुच्ची, अरमानी, वर्साचे के कपड़े पहन रही थी, अभी वो बढ़िया मसराती और अपना फरारी लैम्बोर्गिनी में घूम रही थी, ठीक। अभी उन्हें खाने के लिए मैरियट जाना होता था, रेडिसन जाने पड़ते थे, ठीक है, बढ़िया अच्छी जगह पे खाना पीना भी उनका होता था। अचानक से आप उन्हें 10,000 का मेंटेनेंस देना शुरू कर दो, ठीक है, तो ई का चल रहा है भाई, गड़बड़ है ना, गलत है ना। तो यही चीज बताई गई थी इन द केस ऑफ रीमा सलकर। इट इज इट एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड टू सी दैट द वाइफ डज नॉट बिकम डेस्टिट्यूट। सीधा सा हिसाब है कि आपके साथ जब वाइफ होती है उनका जो स्टेटस होता है वैसा ही लगभग लगभग स्टेटस देना होगा आपको, या फिर रादर उसी क्वांटम का आपको कॉम्पनसेशन देना होगा। नेक्स्ट इज एच एन रिश्वत का केस है, इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। ये बताता है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अभी रिसेंट में सनफ्लावर का बहुत ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूं, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस जनरली कंसिस्ट ऑफ, Sunflower is a web series on Z5. So doing pretty well. Comedy web series है, comedy thriller, crime thriller है. So what does it talk about? Investigation में होता क्या है? Investigation is proceeding on the spot. ठीक भाई, तलवार मूवी में पता चला इरफान खान भाई साहब को कि एक बच्ची है, उनका मर्डर हो गया, ठीक। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिली यू प्रोसीड ऑन द स्पॉट, वन। सेकंड, असर्टेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, आपका वहां पे एक जायजा लेना, देखना कि क्या एक्चुअली फैक्ट्स हैं, क्या ऑफेंस किस तरीके से हुआ है, क्या एलिगेशंस हैं, वगैरह वगैरह चीजें। थर्ड इज डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, डिस्कवरी रिलेटेड टू एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट एविडेंसेस, ठीक है, circumstantial evidences in most of the cases and even other statements given by the persons who are nearby to the scene of crime. Next is arrest of the offender, अगर offender मिल सकता है तो offender का arrest. Next is collection of evidence relating to the commission of offense, अगर offense करने में जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब होता है कि जो बिस्तर पे बहुत ज्यादा एकदम जो बिस्तर पे बेडशीट बिछी हुई थी वो पूरी तरीके से खून से लथपथ थी और दीवारों पे क्या बोलते हैं खून के छींटे थे, ठीक। जो एक जग था, पानी की बोतल थी, वो नीचे गिरी हुई थी। अगर आप इसे बेबी मूवी से रिलेट कर पा रहे हैं तो दैट मींस आई एम टीचिंग वेल, ठीक। तो ये सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ये उस चीज को भी इंक्लूड कर लेगा फर्दर जिससे कि ऑफेंस को कमिट किया गया है, जैसे वेपन ऑफ क्राइम, ठीक, रियल एविडेंसेस जो हम लोग बोलते हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्संस एंड सर्च एंड सीजर ऑफ वेरियस थिंग्स। फर्दर, formation of opinion whether on the basis of materials collected the accused has committed the offense or not, सीधा हिसाब। सो ये होता है प्राइमरली इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट इज हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दैट इज पर्पस ऑफ एफआईआर क्या होता है, ये चीज आपको ब्रॉडली पता भी है। द मेजर पर्पस ऑफ एफआईआर इज टू पुट क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन। क्रिमिनल जस्टिस हमारे देश का या किसी भी देश का, इस पूरी दुनिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होता है वो एक वॉचडॉग की तरह होता है। अगर आप एक वॉचडॉग की बात करें या फिर एक सिक्योरिटी डॉग की बात करें तो वो कैसे वर्क करता है, जैसे ही उन्हें एक भनक लगी कि इस पूरे प्रेमाइस में जिसका मैं केयर कर रहा हूं वहां पे किसी चीज की, किसी गलत चीज की एंट्री हुई है, वो वॉचडॉग इमीडिएटली रिएक्ट करता है। एफआईआर इज द सेम थिंग। एफआईआर का बेसिक पर्पस होता है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना, हरकत में लाना। And second is to obtain early information of the alleged offense from the informant and put into writing before his memory fades. Obviously, FIR इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी ऑफेंस के होने की प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको जितनी जल्दी हो सके मिल पाए, वरना इंफॉर्मेशन की जो डिटेल्स होती हैं वो मिस आउट हो सकती हैं। आगे हम लोग देखेंगे डिटेल्स इज नॉट कंपल्सरी ऑब्वियसली, बट माइन्यूट डिटेल्स आर नॉट कंपल्सरी, बट फंडामेंटल डिटेल्स भी टाइम के साथ फेड हो सकती है। इसीलिए FIR
जरूरी होती है। दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस कि भैया डिले इन लॉजिंग एफआईआर का क्या एप्लीकेशन है, 2018 का केस है, क्या बताता है? डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज नॉर्मली व्यूड, नॉर्मली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नहीं, रेप रिलेटेड या फिर मेंटल ट्रॉमा रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंस है तो उसमें डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज जस्टिफाइड बिकॉज द पर्सन is facing such a mental trauma, physical injury, that the person is not in the right state of mind to actually go as a victim and lodge an FIR. उस केसेस में ये जस्टिफाइड होता है, लेकिन हर केस में डिले इन लॉजिंग एफआईआर नहीं जस्टिफाइड होता, इसीलिए इन जनरल इट इज व्यूड विद सस्पिशन बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कंकॉक्शन एंड कोर्ट्स सब्जेक्ट द एविडेंस विद क्लोज स्क्रूटिनी। इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल सा चोरी का केस है, ठीक, और डिले इन लॉजिंग एफआईआर हुआ है, चोरी आज हुई, आप 6 महीने बाद जाके एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, भैया हफ्ते भर में करवा देते, 10 दिन में करवा देते, खुद आपने ढूंढने की कोशिश की अपने लेवल पे, आप 6 महीने बाद, साल भर बाद जाकर के अगर आप चोरी की रपट दर्ज करवा रहे हैं तो ये कोर्ट ऑफ लॉ सोचेगी कि भैया इतनी देर में तो कितना मैनिपुलेशन हो जाएगा, इतनी देर में तो कितना आप ऑल्ट बालाजी का मसाला डाल देंगे उसमें, ठीक। तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी एक डिले इन लॉजिंग एफआईआर है तो उस पर सस्पिशन होगा। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस चक्कीलाल का केस है, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। एफआईआर इज नॉट एन encyclopedia रिक्वायरिंग एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ occurrence टू बी मेंशन्ड इन देयर इन या इंटर, मतलब हर एक माइन्यूट डिटेल्स मेंशन करना एफआईआर में जरूरी नहीं होता है। हर एक माइन्यूट डिटेल का मतलब, अच्छा भाई कोई व्यक्ति है, हमने ये देखा कि उस व्यक्ति ने कैप पहनी, अब कैसी कैप पहनी है ये नहीं समझ में आ रहा, बस उसका सर ढका हुआ है, अब वो बकेट कैप है, अब वो रेगुलर बेसबॉल कैप है, वो हैट है, इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। when you are lodging an FIR is basically the first information report related to the primary information of the commission of the offense। भाई मर्डर हुआ है, अब कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है उसकी जेब से राजश्री का पैकेट गिरा या दिलबाग का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। एटलीस्ट ये एफआईआर में अगर मिसिंग है तो एफआईआर क्वेश्चनेबल नहीं हो जाती। नेक्स्ट चलते हैं, मोतीराम पदु जोशी versus state of Maharashtra, omission as to the names of assailants or witnesses may not at all times be fatal to the prosecution if the FIR is lodged without delay। अब अगर FIR बिना डिले के लॉन्च कर दिया गया है तो उस कंडीशन में जस्ट बिकॉज आपने असाइलेंट का नाम नहीं लिखवाया या फिर जो विटनेसेस थे वहां पे उनका नाम सही से नहीं लिखवाया या असाइलेंट का नाम आपने लिखवाया लेकिन गलत लिखवा दिया, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ इस वजह से, क्योंकि एफआईआर तुरंत लॉन्च करना जरूरी है, विदाउट डिले लॉन्च करना जरूरी है, इन चीजों के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो वीक नहीं हो जाता, ठीक। नेक्स्ट इज सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इवन अ टेलीफोनिक मैसेज इफ इट डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस मे कॉन्स्टिट्यूट एफआईआर। सो यहां तक हमने एफआईआर के केसेस देख लिए। हाँ, एक चीज और जो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, 1992 का केस है, इंपॉर्टेंट है, इसे मेंशन कीजिएगा अपने एफआईआर रिलेटेड या सेक्शन 154 रिलेटेड आंसर्स में। दैट इज द वर्ड इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 154 इज नॉट क्वालिफाइड बाय द टर्म रीजनेबल। इसका मतलब ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन एफआईआर लॉन्च करने जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर जो है वो ये नहीं कह सकते भाई साहब मजा नहीं आया यार, मतलब ऐसे जम नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे मजा नहीं आ रहा आपकी स्टोरी में, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। द इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन, रीजनेबल अनरीजनेबल इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है पुलिस को अंडर सेक्शन 154। इफ एन एफआईआर इज लॉन्च्ड, it is an information, it is given first in time, that is sufficient, it need not be reasonable as per the discretion of the police। भैया पुलिस को लगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मजाक बहुत करते हैं, ठीक है, ये आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, भेड़िया आया, जब एक बार बचाने गए तो कोई नहीं आया, फिर दूसरी बार भेड़िया आया, बचाने गए कोई नहीं आया, तीसरी बार सच में भेड़िया आया और भेड़ों को खा रहा है, अब ये व्यक्ति चिल्ला रहा है भेड़िया आया। अब अगर पुलिस को ये तीसरी बार भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जाहिर है उन्हें मौके पे पहुंचना पड़ेगा ये असर्टेन करने के लिए क्या सच में भेड़िया आया है। बाय भेड़िया आई मीन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इन दिस कंडीशन रीजनेबिलिटी अटैच नहीं की गई है विद द वर्ड इंफॉर्मेशन एज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 154।
आगे क्या बोलता है? बाय ओमिटिंग द वर्ड रीजनेबल एंड क्रेडिबल द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर इज क्लियर दैट नो डिस्क्रिशन इज गिवन टू द पुलिस टू लॉन्च दी एफआईआर। एफआईआर लॉन्च करने का डिस्क्रिशन नहीं है पुलिस के पास, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उनके लिए। अब चलते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस पे। डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस केस, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है? डील्स विद सेक्शन 154। क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर is mandatory even related to arrest. Registration of FIR is mandatory under section 154 if the information discloses the commission of a cognizable offense and no preliminary inquiry is needed in such a situation. However, in certain types of cases, preliminary inquiry can be conducted before the registration of FIR. नॉर्मल तू मैं हो गई, नॉर्मल झगड़ा हो गया, क्रिमिनल जस्टिस को फालतू में इग्नाइट करने की, उसे मोशन में लाने की जरूरत नहीं है। अब अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो फिर उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को यह देखा जाएगा, पुलिस ऑफिसर ये देखेगा कि भैया क्या यहां पे एक्चुअली एफआईआर लॉन्च करने की जरूरत है? अगर हां तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे ही मामला अगर सुलटाया जा सकता है तो सुलटा दिया जाएगा। वन सेकेंड इज कमर्शियल ऑफेंसेस, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी नहीं मानी जाती यहां पे, इन्वेस्टिगेशन। Next is medical negligence के cases, corruption cases, cases where there is abnormal delay lashes in the initiating criminal proceedings, तो फिर उस कंडीशन में preliminary inquiry करने की जरूरत जहां इन कंडीशंस में जरूरी है। कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में, करप्शन केसेस में, एंड केसेस वेयर देयर इज abnormal delay or lashes in the lodging of FIR. Herein, the preliminary inquiry is required before the lodging of FIR. नेक्स्ट इज सोशल फोरम ऑफ मानवाधिकार। अगेन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मे बी हेल्ड इन केसेस रिलेटिंग टू मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक, नेक्स्ट इज दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। क्या बोलता है? एफआईआर इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इट सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, दैट इज एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स रिकॉर्डेड इन इट। एफआईआर किसी भी तरीके से किसी भी एक फैक्ट का एविडेंस नहीं होता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इट कैन बी अ कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस बट इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस जिसके बेसिस पे कोई भी एक रिलाइंग हो पाए। ठीक, नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज द केस ऑफ अग्नु नागेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। That is, FIR can be used to corroborate the information under Section 157 of the Indian Evidence Act or to contradict under Section 145 of the Evidence Act if the informant is called as a witness at the time of trial. अग्नु नागेसिया का केस हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देखा था। यहां पे भी इंपॉर्टेंट है कि अगर एफआईआर लॉन्च की गई है तो जिस व्यक्ति ने एफआईआर लॉन्च की है अगर उसी व्यक्ति को एज अ विटनेस प्रोड्यूस किया जा सकता है तो 157 एंड 145 के हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन तब उसने जो पुलिस को लिखवाई थी, अब जो वो कोर्ट ऑफ लॉ में कह रहा है, इसको कोरोबरेट करने के लिए केस है अग्नु नागेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कोरोबरेट करने के लिए उसकी एफआईआर को यूज किया जा सकता है। दैट इज इट। आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो पसंद आया। सीआरपीसी के अभी बहुत सारे केसेस हैं, इनफैक्ट 2 वीडियोस अभी और आने हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 फॉर सीआरपीसी। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया, डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी कम अप विद अ गुड वीडियो ऑन these subjects and in fact more such videos, क्योंकि हमारा आरजेएस बैच चल रहा है, हमारा जजमेंट राइटिंग बैच चल रहा है। If you want to join, the link will be in the description box. More such videos, more fun videos will be coming your way. हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है। If not judiciary, then what? Do follow us and do follow us on Instagram, क्योंकि Instagram पे भी we are coming up with more activities and Instagram पे भी मैं हर हफ्ते अब लाइव आऊंगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। This is me, Shubham उपाध्याय, signing off. Do comment वीडियो कैसा लगा। Don't forget to share this video with everyone who is preparing for judicial service examination. This is me, Shubham Upadhyay, signing off. Tada, bye bye, take care, Bela Chao, and Jai Hind. Bye bye.